आलोक आईएएस अकेडमी चैनल में स्वागत है आपका। आज का जो मैंने टॉपिक लिया है वो लिया है कि क्या भारत चाइना की स्थिति को बदल देगा या चाइना के जो विकास है उसको खत्म कर देगा, या यूं कहें, मैं इसमें बिल्कुल संकोच नहीं करूंगा कि भारत क्या आने वाले समय में चीन का राजनीतिक और आर्थिक एवं सैन्य वर्चस्व को खत्म कर देगा। मैं जानता हूं कि यह टॉपिक ऐसा है कि इस वीडियो को जब आप सुनना शुरू करेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जैसे जैसे ये वीडियो, या ये कहें कि जैसे जैसे मैं आपको तर्क द्वारा यह समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि कोई भी बात मैं बगैर लॉजिक के नहीं कहता। हाँ, ज्यादातर समयों पर मेरी बातें समय पूर्व होती हैं, इसलिए प्रारंभ में वो समझ में नहीं आती, लेकिन समय बीतने के बाद वो बातें आपको समझ में आती हैं। उम्मीद है कि मैं जो ये वीडियो बनाने जा रहा हूं ये भी समय के साथ सिद्ध होगा। दोस्तों, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि इंडिया चाइना रिलेशन में जो भारत है वो चीन को खत्म करने वाला है, इसके पीछे कुछ तर्क हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, जिससे कि मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो बनाकर ला सकूं। तो चलिए अब हम बात शुरू करते हैं। लब्बो लोग ये है कि क्या भारत चाइना को खत्म करने वाला है, चाइना की उस एकाधिपत्य को खत्म करने वाला है? इसके पीछे मेरा उत्तर है हाँ, लेकिन इसका तर्क क्या है? अब हम जो 15 से 20 मिनट बात करेंगे उन तर्कों पर बात करेंगे कि किन तर्कों के आधार पर, किन लॉजिक्स के आधार पर मैं बात कहने जा रहा हूं। क्योंकि विश्व की सबसे सेकंड बड़ी इकोनॉमी है, दुनिया की सबसे तीसरी बड़ी ताकत है चाइना आज की डेट में सैन्य ताकत के रूप में। सैन्य ताकत में नंबर 1 पर अमेरिका आज भी है, नंबर 2 पर रसिया, नंबर 3 पर चाइना और नंबर 4 पर भारत है। तो दोस्तों, मैं अभी धीरे धीरे आपको उन रहस्यों से पर्दा उठाने का प्रयास करूंगा विद द हेल्प ऑफ लॉजिक कि भारत कैसे चाइना को आने वाले समय में कड़ी टक्कर देने वाला है, कड़ी चुनौती देने वाला है, और वह उसे बहुत गंभीर तरीके से चाइना को कमजोर करने वाला है। दोस्तों, हम पहले भारत की और चाइना की एक सामान्य पर चर्चा करते हैं कि चाइना क्यों शक्तिशाली है। क्यों? क्योंकि वो दुनिया का वर्तमान में सबसे बड़ा बाजार है। विश्व की सबसे बड़ी मार्केट चाइना है, दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन चाइना है, और ये दो ऐसी ताकत हैं जिसको चीन ने हथियार बना करके विश्व के सामने बहुत सारी समस्याओं को क्रिएट किया। क्यों? क्योंकि अगर दुनिया को व्यापार करना है तो चाइना के पास जाना होगा, क्योंकि चाइना वर्तमान में विश्व फैक्ट्री है। विश्व का बहुत बड़ा उत्पादन, विश्व का बहुत बड़ा प्रोडक्शन चाइना में होता है। ये बात भी सच है। तो फिर ऐसा क्या है जो मैंने एक नजरिया लिया कि चीन को भारत खत्म करने वाला है? इसका मतलब ये नहीं कि बस 2 महीने बाद चीन को भारत खत्म कर देगा, लेकिन आने वाले 1 दशक के अंदर, क्योंकि ना तो चीन एक दिन में बना है, ना चीन को एक दिन में समाप्त किया जा सकता है, लेकिन आने वाले समय में चीन को निश्चित रूप से भारत से इतनी कड़ी टक्कर मिलेगी कि 1 दशक के अंदर, अगर मेरी बात को आप गौर से समझेंगे और इसके लक्षण आपको विदिन 2 या 3 ईयर दिखने लगेंगे। अगर मैं ये कहूं कि इसके लक्षण दिखने लगे हैं तो भी गलत नहीं होगा। कैसे, वो मैं आपको अभी बताता हूं। देखिए, चीन सबसे बड़ी आबादी है, लेकिन उन्होंने 1 चाइल्ड पॉलिसी को ला करके चीन की बड़ी पॉपुलेशन में से बहुत बड़ा हिस्सा बुजुर्गों का है, यानी वो डिपेंडेंट लोगों की पॉपुलेशन अब धीरे धीरे बढ़ रही है, और जैसे जैसे समय बीतेगा चीन की ये डिपेंडेंट पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी और पूरी होगी। नए लोग उतने पैदा नहीं हो रहे हैं और पुराने और बूढ़े हो रहे हैं। इसका मतलब है कि चीन की जो वर्किंग कैपिटल है वो कम होने वाली है, चीन की जो शक्ति है कार्य करने वालों की वो कम होने वाली है। चलिए अब भारत से तुलना करें। यह सच है कि दुनिया का सबसे सेकंड पॉपुलेटेड स्टेट, दुनिया की सबसे दूसरी बड़ी जनसंख्या भारत में रहती है। इसके अपने निगेटिव, उसमें हम बाद में बात करेंगे, लेकिन इसके पॉजिटिव हैं कि हम दुनिया की सबसे यंगेस्ट पॉपुलेशन हमारे पास है, चीन से भी ज्यादा, और अभी वो बढ़ती ही जाएगी। कार्यशील जनसंख्या, यंग पॉपुलेशन, 35 से 40% तक हम लोग यंग लोग हैं जो 35 ईयर से कम हैं।
जो मेरा डाटा है, हो सकता है डाटा में कुछ गड़बड़ी हो, वो देख लेंगे, लेकिन 35% या 40% लोग, हम लोग बहुत यंग हैं, और 45 से 50 साल के बीच के लोगों को मिला दे तो बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो वर्किंग कैपेसिटी पर बेस्ड है, और वो चीन को चुनौती दे रही है। पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि चीन जितना उसे करना था, जितना उसे उभरना था, उभर चुका है। चीन के पास डेमोक्रेसी नहीं है, भारत के पास लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। चीन दुनिया को ब्लैकमेल करके आगे बढ़ना चाहता है, भारत वसुधैव कुटुंबकम की कॉन्सेप्ट पे चलता है, वो विश्व को अपना घर मानता है, ये धरती को सबको जोड़ता है। तो यानी चीन के मजबूत होने पर विश्व को खतरा है, ये मैं क्लास में हमेशा कहता हूं। लेकिन भारत के मजबूत होने पर न भूत में कभी खतरा हुआ, पास्ट में, पास्ट से देखते हैं, न प्रेजेंट में अभी भी भारत के बड़े होने पर किसी को खतरा हो रहा है। इसको हम और समझते हैं, जनवरी से लेकर के फरवरी मार्च के महीनों में जो भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया, जिसे हम शॉर्ट में FDI कहते हैं, या इसे हिंदी में विदेशी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहते हैं। आप जानते हैं कि हम $600 बिलियन की इकोनॉमी बन चुके हैं, और हम उस व्यवस्था को क्रॉस कर चुके हैं, जिसमें से 50 बिलियन या $70 बिलियन करीब करीब अभी 2-3 महीने में आया है, $50 to $70 बिलियन। और अगर कोरोना न फैला दिया गया होता, या कोरोना न फैल गया होता, मैंने फैला देने की बात कही है, कुछ रिसर्चेस ऐसे आई हैं कि भारत में कोरोना की लहर चीन के इसी डर की वजह से चीन ने फिर फैलाया है कि भारत में जो FDI है वो चीन से ज्यादा मात्रा पे भारत में आ रहा है। यानी लोगों का ध्यान अब चीन की तरफ से 2-3 कारणों से हट रहा है। पहला, वहां लोकतंत्र ना होना, दूसरा, वहां पर बूढ़ी होती पॉपुलेशन, और तीसरा, कोरोना महामारी का उत्पन्न करना और इसके द्वारा विश्व में संकट पैदा करना। उस संकट के माध्यम से आपदा को अवसर नकारात्मक तरीके से चीन ने बनाने का प्रयास किया। आज का पेपर दैनिक जागरण में एक फर्स्ट हेडिंग है कि चीन ही कोरोना वायरस को बनाने के लिए उत्तरदायी है। यह विश्व के प्रमुख इंग्लैंड के किसी एक साइंटिस्ट ने अमेरिका की बहुत सारे शोध में प्रकाशित हुआ है, और आज दैनिक जागरण में भी प्रकाशित हुआ है। कल भारत ने भी इसका विरोध किया था। यानी धीरे धीरे ही सही WHO को अधिकारियों को चीन ने मैनेज कर लिया था, लेकिन धीरे ही सही विश्व जनमत इस तरफ पहुंच रहा है कि चीन को दंडित किया जाए। क्यों? क्योंकि जो कोरोना वायरस है वो चीन की वुहान लैब में पैदा हुआ है, और ये बात पहले दिन से पता है। अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो इसे चाइनीज वायरस कह के ही पुकारते थे, लेकिन अब धीरे धीरे इसके प्रमाण भी आने लगे हैं, और इन प्रमाणों के आने के बाद इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं, इसी बात पर मेरी बात जो थंबनेल में है, या जो मेरा आज अटैक किया है मैंने, कि भारत क्या चीन को खत्म कर देगा। क्यों? क्योंकि याद रखिए, दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट बाजार चाइना है, लेकिन चाइना राक्षस है, चाइना की प्रवृत्ति राक्षसी है। उसने वुहान लैब में कोरोना वायरस को पैदा किया, और पूरी धरती पर समस्या क्रिएट करके, और बायोवार छेड़ करके, और बायोवार का पता न चले, इस बात का ख्याल रखते हुए पूरे विश्व को अपने घुटने में टेकने के लिए प्रयास किया, लेकिन वैसा हो नहीं पाया। उसकी वो योजना फेल हो गई। क्यों? क्योंकि जो विश्व के जितने तानाशाही देश होते हैं उनमें चीन भी एक शामिल है, कि वहाँ के तानाशाह ये समझते हैं कि मैंने ये काम किया, कागजी जो कार्रवाई है, मैं कोरोना वायरस बनाऊंगा, विश्व में फैलाऊंगा, पूरी दुनिया में उसका कोई काट नहीं होगा, सारी दुनिया हमारे चरणों में होगी, और उसके बाद हम विश्व को जैसा चाहे वैसा नचा दें। हाँ, कुछ देशों को उसने पैसा दे करके अपनी तरफ खींच लिया है, लेकिन विश्व में कुछ जो 10, 15, 20 देश उनके प्रभाव में आ भी सकते हैं, लेकिन वो प्रभाव से निकालने का जो कार्य है वो भी दूसरा जनमत उसे करेगा। बांग्लादेश इसका उदाहरण है। बांग्लादेश में जो चीन ने अपना पोर्ट में बनाया हुआ है नेवी का बेस, उसे भारत बहुत सालों से या कई सालों से प्रयास कर रहा है कि चीन का वो नेवल बेस खत्म करा दिया जाए, लेकिन वो चीन नहीं मान रहा। भारत क्वाड के उसे बांग्लादेश को नहीं मान रहा। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश की अपनी मजबूरी है। बांग्लादेश में बहुत सारा पैसा चाइना का लगा हुआ है।
चाइना इस समय उसके कोरोना वायरस को कंट्रोल करने के लिए उसको टीका दे रहा है, तो चाइना का वो विरोध नहीं कर सकता भारत के के तुलना में। लेकिन जब अमेरिका उस पर दबाव बनाता है कि बांग्लादेश को शामिल होना पड़ेगा, तो अब बांग्लादेश की ये हिम्मत नहीं है, बांग्लादेश की ये शक्ति नहीं है कि वो अमेरिका की बात को काट सके। अब क्यों काट सके? क्योंकि बांग्लादेश को अगर चाइना और अमेरिका में चुनना है तो उसे अमेरिका को चुनना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका का मतलब अमेरिका है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है और जापान है। साथ में अगर अमेरिका को नहीं चुनता है तो अमेरिका भांति भांति के सैंक्शंस लगाएगा। उन सैंक्शंस के परिणाम क्या होगा कि बांग्लादेश में एफडीआई आना कम हो जाएगा, पहला। दूसरा, बांग्लादेश के जो कॉटन इंडस्ट्री है उसका मैक्सिमम जो एक्सपोर्ट है वो अमेरिका पे निर्भर है। यानी अमेरिका सबसे पहले तो क्या करेगा, बांग्लादेश से आयात बंद कर देगा या उस पर इतने ज़्यादा टैरिफ लगा देगा कि बांग्लादेश की जो कॉटन है वो बहुत महंगी हो जाएगी अमेरिका में, और बांग्लादेश की जो कॉटन इंडस्ट्री टूटेगी तो बेरोजगारी दर बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ेगी। तो बांग्लादेश भारत को तो चाइना के परिप्रेक्ष्य में इग्नोर कर सकता है, लेकिन अमेरिका को नहीं। भारत को इसलिए कर सकता है क्योंकि भारत का एफडीआई उतना नहीं है बांग्लादेश में जितना चाइना का। इसलिए कह रहा हूं, शक्ति के मामले में नहीं। दुनिया की जो सैन्य शक्ति है उसमें तीसरे नंबर पर चाइना है और चौथे नंबर पर इंडिया है। मुझे कहने में दुख होता है कि भारत के प्रमुख शक्तिशाली नेताओं ने या प्रमुख विपक्षी शक्तिशाली नेताओं ने ये डिक्लेयर करना शुरू किया था, कहना शुरू कर दिया था कि अगर चाइना भारत में युद्ध हो जाएगा तो भारत को तो 2 दिन में हरा देंगे। 19 और 20 का अंतर है, वो तीसरे नंबर पर है विश्व की ताकत में, हम सैन्य में चौथे नंबर पर है। टॉप 5 इकोनॉमी में हम भी शामिल हैं, टॉप 5 में वो भी शामिल है। अगर हम चौथे पांचवे में हैं तो दूसरे में हैं। तो और अब कोरोना के बाद उसे दूसरे से पांचवे में जाना है, चौथे में जाना है, हमें दूसरे में आना है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, आने वाले 2-4 सालों में और 10 सालों के अंदर चाइना की इकोनॉमिक पॉलिसीज टूट जाएंगी, चाइना इकोनॉमिकली वीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ना तो उसके मार्केट में उतनी शक्ति रहेगी और ना ही लोग यंग रहेंगे। आने वाले 10 सालों में दुनिया का सबसे यंग देश भारत होगा, सबसे बड़ी पॉपुलेशन भारत में होगी। दुनिया में के लिए डेमोक्रेसी देश के साथ डील करना आसान होता है और भारत एक सौभाग्य से डेमोक्रेटिक देश है। तो दुनिया अमेरिका जैसे देश अब वो चाइना जैसे देश को जो एरोगेंट है, जो नॉन डेमोक्रेटिक है, अब केवल बाजारों के लिए नहीं बढ़ाएंगे। चाइना जैसे देश जब मजबूत होते हैं तो दुनिया को, मानवता के लिए वो देश खतरनाक होते हैं, गंभीर चुनौती पैदा करते हैं। तो अब विश्व जनमत, पूरा यूरोपीय यूनियन, पूरा अमेरिका या अमेरिकन कॉन्टिनेंट और साथ में ऑस्ट्रेलिया, भारत या ऐसे बहुत सारे देश, जापान, ये तो विश्व का बहुत बड़ी बाजार है और बहुत बड़ा जनमत चाइना के अगेंस्ट है। तथा भारत में एक ऐसी सरकार है जो चाइना फ्रेंडली नहीं है। चाइना के साथ उस पार्टी की ने कोई ऐसी चुपचाप संधि नहीं की है जो चाइना के हितों के लिए काम करे। मैं बहुत सोच समझ के बात कह रहा हूं। कांग्रेस पार्टी का जो 2008 में कांग्रेस पार्टी और चीन की सरकार में जो समझौता हुआ था, वो आज तक उसका मसौदा क्या है, MOU क्या है, दुनिया को नहीं पता। RTI में भी नहीं पता चलता कि क्या मसौदा चीन की सरकार और भारत की कांग्रेस पार्टी के बीच में क्या समझौता हुआ। मुझे भी जानना है। अगर किसी को पता हो तो मुझे जरूर उसका लिंक भेजें यूट्यूब में, मैं उसे जरूर देखूंगा और बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल रहूंगा कि मैं ये जान पाऊँ। लेकिन जो मेरा शक है, ये जो विश्व का शक है, वो ये है कि भारत की कांग्रेस पार्टी चाइना के हित के लिए और चाइना कांग्रेस पार्टी के हित के लिए काम करेगा, ऐसी कुछ खबरें छनकर आ रही हैं और इसके प्रमाण कांग्रेस के नेताओं के बयानों से पता चलता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि शायद मैं अपनी बात को आपको समझा पा रहा हूँगा। तो हमने क्या जाना, चाइना उतनी बड़ी पॉपुलेशन नहीं रहा, भारत होगा। चाइना की पॉपुलेशन बूढ़ी हो रही, भारत की यंग हो रही। चाइना डेमोक्रेटिक देश नहीं है, भारत एक डेमोक्रेटिक देश है। चाइना पूरे दुनिया में कोविड की वजह से बदनाम हो चुका है। भारत कोविड को अच्छी तरह से टैकल करने की वजह से, कोरोना वैक्सीन पूरी मानवताओं को देने की वजह से, बुरे वक्त में अपने देश के साथ साथ वसुधैव कुटुंबकम की कॉन्सेप्ट में, जिसकी वजह से कांग्रेस सरकार आलोचना कर रही है कि जितना विदेशों में हमने भेजा टीका, अगर उतना हम अपने देश वालों को लगा लेते, कितना 5-6 करोड़, उतना टीका हमें दोबारा वापस मिल गया दूसरे देशों से और उससे ज़्यादा समर्थन मिल रहा है। लेकिन हमने वसुधैव कुटुंबकम की बात को
न केवल किताबी लैंग्वेज में रखा बल्कि उसे माना भी। तो इन सारी चीज़ों के सकारात्मक परिणाम भारत की तरफ आ रहे हैं। एफडीआई भारत की तरफ बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। अभी आप देखेंगे 2021 में हो सकता है चाइना से ज़्यादा, नहीं तो 2022 में चाइना से ज़्यादा एफडीआई भारत में आने वाला है। और ज़्यादा एफडीआई देश की में महंगाई को कंट्रोल करता है, देश में लोगों की इनकम को बढ़ाता है, देश की वैश्विक जो इमेज है उसको अच्छा करता है, और साथ में विश्व शक्ति की तरफ हमको लेकर के जाता है। हमारे पास पैसा ज़्यादा होता है तो हम राष्ट्र कल्याण, मानव कल्याण और देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करते हैं। और साथ में हमने पहले बताया क्योंकि हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं तो उसमें भारत के मजबूत होने पर किसी को भी खतरा महसूस नहीं होगा। तो ये कई कारण हैं जिसकी वजह से आने वाले एक दशक के अंदर हम चीन को नष्ट करने जा रहे हैं, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली। राजनीतिक रूप से चीन कैसे विखंडित होगा और क्यों विखंडित होगा, अगर आपको इस बात को जानना है नीचे कमेंट करके बताइए। मैं निश्चित ही इस बात को भी सिद्ध कर दूंगा कि बहुत जल्द ही 1 से 2 दशक के अंदर चीन पुराने स्वरूप में लौट आएगा जो 1940-50 के दौर पर था, जहां पर वो मंगोलिया का प्रांत, तिब्बत या और बहुत सारे प्रांत चीन से अलग हो जाएंगे और एक वो नए राष्ट्र के रूप में उभरेंगे, एक अपने पूर्व संतुलन राष्ट्र के रूप में आएंगे और चीन का ज्योग्राफिकल एरिया भी कमजोर हो जाएगा। तो न केवल वो इकोनॉमिकली कमजोर होगा बल्कि वो भौगोलिक और राजनीतिक आधार पर भी कमजोर होगा। तो आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आप वो वीडियो उससे जानना चाहते हैं, मैं अवश्य ही आपको वीडियो बना कर दूंगा। आज उम्मीद है कि मेरे तर्क आपको इस बात के लिए मानने के लिए प्रेरित कर रहे होंगे। फिर भी आपका क्या मानना है, आप क्या सोचते हैं इस बात में, क्या आप इस बात से मुझसे सहमत हैं तो बताइए, असहमत हैं तो भी बताइए, नीचे कमेंट करिए और बताइए कि आप क्या सोचते हैं, आप क्या मेरी बात को पसंद करते हैं या आप इससे असहमति रखते हैं। दोनों बातों में आप कमेंट करिए, मैं आपकी बात का सम्मान करूंगा और कोशिश करूंगा कि उन असहमति के अगर बिंदु आते हैं तो नेक्स्ट इसी वीडियो में आपको सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। दोस्तों आज मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। उम्मीद है कि मेरा प्रयास आपको पसंद आया होगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।